बाद में उतारना है ना, ठीक है। चलो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक समझने से पहले हमें साधारण लवण के बारे में समझना है कि सिंपल साल्ट क्या होता है। तो वे लवण जो अम्ल क्षार की उदासीनीकरण क्रिया के द्वारा बनते हैं, यानी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके बनाते हैं लवण। अम्ल क्षार की उदासीनीकरण की क्रिया के द्वारा जो भी लवण बनेगा उसे हम साधारण लवण कहेंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये तो क्षार है, HCl अम्ल है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड और H2O। अम्ल क्षार की क्रिया से लवण और जल बनता है। तो जो अम्ल क्षार की क्रिया से लवण बना है उसको हम बोलते हैं साधारण लवण। साधारण लवण, यहाँ पे NaCl को क्या बोलते हैं, सिंपल साल्ट या साधारण लवण। दूसरा देखें, जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, और इसकी क्रिया करवाई आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से MgOH। जिनके पास में OH होते हैं उनको क्षार कहते हैं, और जो H+ देता है उसको हम अम्ल कहते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जो लवण बनाएंगे उसको हम साधारण लवण कहते हैं। यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट और जल H2O। अब देखो ये साधारण लवण है, लवण के अंदर एक तो पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। यहाँ पे NaCl के अंदर देखें तो NaCl के अंदर Na तो पॉजिटिव में है और Cl होता है वो नेगेटिव में। NaCl की बात करें तो Na कैसा है, पॉजिटिव आयन, और Cl है नेगेटिव आयन। अब इस पॉजिटिव आयन को के अंदर जो प्लस होता है वो हमेशा क्षार से प्राप्त होता है। लवण के अंदर प्लस वाला पार्ट होता है वो तो क्षार से प्राप्त होता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक या बेसिक रेडिकल, इसको क्षारीय मूलक कहते हैं। कोई सा भी धन आयन हो उसको कहा जाता है बेसिक रेडिकल या क्षारीय मूलक भी बोल सकते हो। और नेगेटिव आयन होता है वो हमेशा अम्ल से प्राप्त होता है। NaCl में जो Cl- है वो किसका है, अम्ल का। तो इसको बोला जाता है माइनस वाले को अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक या एसिडिक रेडिकल। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर देखें तो मैग्नीशियम सल्फेट एक लवण है, इस लवण के अंदर मैग्नीशियम तो है पॉजिटिव में और सल्फेट है नेगेटिव में। किसी भी लवण में जो पहले आता है वो तो होता है पॉजिटिव और बाद वाला होता है नेगेटिव। अब प्लस वाला पार्ट किसका है, क्षार का है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्षारीय मूलक, बेसिक रेडिकल। और जो नेगेटिव वाला सल्फेट किससे प्राप्त हुआ है, H2SO4 से, और H2SO4 अम्ल है तो इसको हम बोलेंगे अम्लीय मूलक, और मैग्नीशियम को बोलेंगे Mg2+ को बोलेंगे क्षारीय मूलक। तो साधारण लवण में प्लस वाला तो रहता है क्षार का और माइनस वाला होता है अम्ल का। क्षार का होने के कारण ही इसे क्षारीय मूलक कहते हैं, और जो नेगेटिव आयन होता है वो अम्ल का होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं अम्लीय मूलक। तो सिंपल साल्ट कौन से होंगे, जो अम्ल क्षार की उदासीनीकरण क्रिया के द्वारा, यानी यहां पर देखो HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, ये आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं। यानी इस NaCl के अंदर ना तो अम्ल के गुण है ना ही क्षार के गुण है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक दूसरे को न्यूट्रल बना देते हैं, उदासीन बना देते हैं। तो इस क्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण की क्रिया के द्वारा जो लवण बनेगा उस लवण को कहते हैं साधारण लवण, सिंपल साल्ट। दूसरा देखे, योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहले तो बात करें योगात्मक यौगिक कहते किसे हैं, अगर दो लवणों को एक जगह मिलाकर
उनमें पानी मिलाएं और दोनों को अच्छी तरह से मिला के सुखा देते हैं, उनका क्रिस्टलीकरण कर देते हैं, तो उससे जो लवण बनता है उसको बोलते हैं योगात्मक लवण या योगात्मक यौगिक। योगात्मक यानी योग से, दो लवणों के योग से जो लवण बन जाएगा उसको कहेंगे योगात्मक यौगिक। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है द्विक लवण, डबल साल्ट। द्विक लवण वे लवण जो दो साधारण लवणों से मिलकर बनते हैं। ऐसे लवण जो दो साधारण लवणों से मिलकर बनते हैं तथा जलीय विलयन में अपने संपूर्ण आयनों का परीक्षण देते हैं। पहले इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने नाम सुना है K2SO4Al2SO4 का होल ट्राइज डॉट 24H2O, जिसको एलम बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं। फिटकरी का फॉर्मूला ये K2SO4Al2SO4 का होल ट्राइज डॉट 24H2O। अगर हम फिटकरी के अंदर देखें तो हमें दो प्रकार के सिंपल साल्ट नजर आ रहे हैं। एक तो पोटेशियम सल्फेट है K2SO4 और दूसरा है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4। Al2SO4 का होल ट्राइज। पोटेशियम सल्फेट साधारण लवण है जो कि पोटेशियम और सल्फेट से मिलकर बना है। यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट भी एक साधारण लवण है। इन दोनों साधारण लवणों को आपस में मिलाकर इसके अंदर पानी डाल देते हैं H2O। दोनों लवणों को पानी के अंदर मिलाएंगे, फिर इनका क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण का मतलब वापस इनको सॉलिड में चेंज करेंगे, वापस इनको ठोस में बदलेंगे। तो ठोस में बदलने पर प्राप्त होगा हमें K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइज डॉट 24H2O। इसको एलम या फिटकरी कहते हैं। अब यहां पर देखो, ये योगात्मक यौगिक है। दो लवणों को मिलाकर हमने इनका क्रिस्टलीकरण किया है, तो दो यौगिकों को मिलाकर उनका क्रिस्टलीकरण करते हैं तो उसको हम योगात्मक यौगिक कहते हैं। अब इसमें फर्स्ट प्रकार हमने लिखा द्विक लवण। ऐसे साल्ट जो दो लवणों से मिलकर बनेंगे लेकिन जलीय विलयन में अपने संपूर्ण आयनों के अंदर टूट जाते हैं, उनको हम कहते हैं द्विक लवण। ये डबल साल्ट है, द्विक लवण है। अगर आप फिटकरी को पानी के अंदर मिलाते हो तो फिटकरी एक तो K+ आयन देगी, पोटेशियम आयन है इसके अंदर, और दूसरा क्या होगा इसमें, सल्फेट आयन। तीसरे नंबर का आयन कौन सा होगा, एल्यूमिनियम आयन Al3+। तो एलम के अंदर, फिटकरी के अंदर तीन प्रकार के आयन होंगे, जिनमें दो तो होते हैं धन आयन और एक होता है ऋण आयन। द्विक लवण के अंदर जो ऋण आयन होता है वो हमेशा कॉमन रहता है, दोनों के अंदर सेम रहेगा, केवल और केवल पॉजिटिव आयन अलग अलग रहेंगे। तो द्विक लवण कौन से लवणों को कहेंगे, दो साधारण लवणों से मिलकर बनते हैं तथा जलीय विलयन में अपने संपूर्ण आयनों में टूट जाते हैं। अगर आप इस फिटकरी को पानी के अंदर मिलाओगे तो जल के अंदर पोटेशियम आयन भी बनेगा, सल्फेट आयन भी बनेगा और एल्यूमिनियम आयन भी बनेगा। तो इसको हम बोलेंगे द्विक लवण। द्विक लवण के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डबल साल्ट होते हैं, द्विक लवण होते हैं, वो जलीय विलयन में कितने प्रकार के आयन देते हैं, तीन प्रकार के आयन, जिनमें दो तो पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव। द्विक लवण के अंदर जो कॉमन आयन होता है वो होता है नेगेटिव आयन, ऋण आयन। तो फिटकरी द्विक लवण है, समझ में आ गया क्या कैसे है द्विक लवण, क्योंकि दो लवणों से तो मिलकर बना है लेकिन जलीय विलयन में अपने संपूर्ण आयनों का परीक्षण दे रहा है, तो फिटकरी को हम बोलते हैं डबल साल्ट या द्विक लवण। दूसरा एग्जाम्पल देखे इसी का, मोहर साल्ट, मोहर लवण, जिसको कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट। एक तो फेरस सल्फेट से और एक अमोनियम सल्फेट से मिलकर बनेगा ये। फेरस सल्फेट Fe
SO4 और अमोनियम, अमोनियम आयन होता है NH4+, और अमोनियम के साथ में सल्फेट जुड़ेगा तो उसको कहेंगे अमोनियम सल्फेट। फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, इन दोनों को पानी में मिलाकर इनका क्रिस्टलीकरण करेंगे तो ये बनाएगा FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। ये भी द्विक लवण है, दो साधारण लवणों से मिलकर बना है, और जो दो साधारण लवणों से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? द्विक लवण। अब यहां पर इस मोहर साल्ट को या फेरस अमोनियम सल्फेट को पानी में मिलाते हैं, वापस इसको पानी में डालेंगे तो एक तो ये फेरस आयन देगा, अगर इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं H2O में मिलाते हैं तो एक तो फेरस आयन देता है, एक देगा अमोनियम आयन, और एक कौन सा देगा? सल्फेट आयन। तो यहां पे भी देख सकते हो मोहर साल्ट में या फेरस अमोनियम सल्फेट के अंदर एक तो नेगेटिव आयन है और दो प्रकार के कैसे हैं? पॉजिटिव आयन। तो इसको भी हम द्विक लवण बोलते हैं, डबल साल्ट बोलते हैं, दो लवणों से मिलकर बनता है। तो जो दो लवणों से मिलकर बनता है उसको क्या कहते हैं हम? द्विक लवण। बता दोगे द्विक लवण कौन सा होता है? जो दो लवणों से मिलकर बनता है। लेकिन इसकी एक और कंडीशन याद रखना कि ये जो लवण बना है अगर इसको फिर से जल में मिलाते हैं तो ये संपूर्ण आयनों में टूटेगा। ऐसा नहीं कि कोई फेरस सल्फेट अलग हो गया, अमोनियम सल्फेट अलग हो गया, जितने भी आयन है वो सारे आयन अलग अलग हो जाएंगे पानी के अंदर। एक एग्जाम्पल देखें, जैसे कार्निलाइट, तीसरा एग्जाम्पल कार्निलाइट। कार्निलाइट जिसका फॉर्मूला होता है KCl MgCl2.6H2O, ये कार्निलाइट है। अब इसमें देखें तो एक तो पोटेशियम क्लोराइड लवण है क्या? पोटेशियम क्लोराइड K+ और Cl- सिंपल सॉल्ट है, और दूसरा है मैग्नीशियम सल्फ क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। इन दोनों को पानी में मिलाएं, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी के अंदर मिलाएं, पानी के अंदर मिलाने के बाद में इनका क्रिस्टलीकरण कर दें, इनको सॉलिड में बदलें तो बनता है KCl MgCl2.6H2O। 6H2O, 6H2 है इसके अंदर। अब इसको भी हम बोलेंगे द्विक लवण, डबल साल्ट, दो लवणों से मिलकर बना है और जलीय विलयन में अपने संपूर्ण आयनों में टूट जाएगा। तो कौन कौन से आयन देगा ये जल के अंदर? एक तो पोटेशियम आयन देगा, पहले तो पॉजिटिव आयन लिख देते हैं पूरे ही पोटेशियम, और दूसरा है मैग्नीशियम, और तीसरे नंबर पे कौन सा आयन रहेगा? नेगेटिव आयन कौन सा इसमें? क्लोराइड। तो जो दो प्रकार के धन आयन एक प्रकार का ऋण आयन देता है उसको हम डबल साल्ट कहते हैं। परिभाषा सिंपल सी रहेगी, वे लवण जो दो साधारण लवणों से मिलकर बनते हैं, जलीय विलयन में अपने संपूर्ण आयनों का परीक्षण देते हैं, जलीय विलयन में दो प्रकार के धन आयन एक प्रकार का ऋण आयन देता है, द्विक लवण कहलाता है। ठीक है, योगात्मक यौगिक का प्रकार ही है ये। तीसरे नंबर पे आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड संकुल यौगिक या उप सह संयोजक यौगिक। उप सह संयोजक यौगिक जो कि इस लेसन का मुख्य पार्ट है, उप सह संयोजक यौगिक जिन्हें हम संकुल यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। संकुल यौगिक डेफिनेशन बिल्कुल सेम होगी जिस प्रकार से हमने द्विक लवण की पढ़ी थी कि ये भी दो साधारण लवणों से मिलकर बनते हैं। इसमें भी दो साधारण लवण होंगे लेकिन जलीय विलयन में अपने संपूर्ण आयनों का परीक्षण नहीं देंगे, जलीय विलयन में ये कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं, जटिल आयन देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो हमने लिया पोटेशियम साइनाइड KCN, पोटेशियम साइनाइड है ये, और दूसरा लिया फेरस साइनाइड
FeCN का होल ट्वाइस, पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड। इन दोनों लवणों को अगर पानी में मिलाया जाए और वापस इनको सुखा लिया जाए तो पूरा पानी तो वाष्पीकृत होकर निकल जाएगा और केवल ये दोनों ही आपस में जुड़ जाएंगे। इनसे बनेगा K4FeCN का होल 6, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। यूपीएससी में इसका नाम अलग होगा। मेन इस लेसन के अंदर इन संकुल यौगिकों के बारे में ही डिटेल से जानना है कि ये होते क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो अभी तो हम बात करें उपसह संयोजक यौगिक वास्तव में कहते किसे हैं। दो साधारण लवणों से मिलकर बनते हैं तथा जलीय विलयन में अपने संपूर्ण आयनों का परीक्षण नहीं देकर जलीय विलयन में कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं, जटिल यौगिक देते हैं, जटिल आयन देते हैं। जैसे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसको आप पानी के अंदर मिलाते हो तो एक तो ये देगा पोटेशियम आयन K+ आयन, और जो बड़ा कोष्टक लिखा है हमने, ये कभी भी पानी के अंदर आयनों में नहीं टूटेगा। यानी संकुल यौगिक की पहचान करने का तरीका यही है कि अगर बड़ा कोष्टक आ गया है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, संकुल यौगिक है। संकुल यौगिक जलीय विलयन में अपने संपूर्ण आयनों में नहीं टूटेगा। तो ये पोटेशियम अलग हो गया प्लस के रूप में। बताओ माइनस के रूप में क्या रहेगा इसमें। FeCN का होल 6, माइनस में कितने, एक आएगा या चार आएंगे। भाई इधर प्लस के चार हमने अलग कर दिए ना, तो यहाँ पे माइनस के चार आ जाएंगे। तो ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अपने संपूर्ण आयनों का परीक्षण नहीं देकर कॉम्प्लेक्स आयन, जटिल आयन देते हैं। अब ये सिंपल आयन थोड़ी दिख रहा है आपको, जटिल आयन ही है ना। तो जो जलीय विलयन में जटिल आयन देते हैं उन्हीं को हम जटिल कंपाउंड या संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। ध्यान देना, वे यौगिक जो दो साधारण, अभी तो साधारण लवण ही है, ये सिंपल साल्ट ही है, इन दोनों को मिलाकर इनका क्रिस्टलीकरण किया और जो लवण बना उस लवण को फिर से आप अगर पानी में मिलाते हो तो वो अपने संपूर्ण आयनों में नहीं टूटता है, तो उसी को हम बोलते हैं संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक। यानी उपसह संयोजक यौगिक के अंदर केवल दो ही प्रकार के आयन होंगे, एक तो प्लस होगा, एक माइनस होगा। प्लस वाला सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, माइनस वाला भी सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल भी हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, वे यौगिक जो दो साधारण लवणों से मिलकर बनते हैं और जलीय विलयन में अपने संपूर्ण आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं उनको हम बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक। बता सकते हो अब क्या होते हैं उपसह संयोजक यौगिक। ऐसे यौगिक जो दो लवणों से मिलकर बने हो लेकिन उनको अगर फिर से हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने संपूर्ण आयनों में नहीं टूटते हैं। देखो साइनाइड होता है, जैसे पोटेशियम साइनाइड की बात करें, ये K+ और Cn- में टूट जाता है। फेरस साइनाइड की बात करें तो ये Fe2+ और Cn- आयन में टूट जाता है। तो ये अकेले होते हैं तो अपने संपूर्ण आयनों में टूट जाते हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो फिर ये अपने संपूर्ण आयनों में नहीं टूटते हैं। मान लो देखो आपको पोटेशियम साइनाइड खिला दिया जाए तो पोटेशियम साइनाइड मुंह में जाते हैं K+ और साइनाइड माइनस में टूटेगा। और साइनाइड क्या होता है, जहर होता है, विषैला होता है। देखा होगा साइनाइड की टेबलेट खाते हैं लोग मर जाते हैं, है ना। तो साइनाइड एक विषैला तत्व है साइनाइड। अब पोटेशियम साइनाइड को खाते हो तो इस साइनाइड के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आयरन साइनाइड, फेरस साइनाइड को अगर खाओगे तो इससे भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इन दोनों को मिलाकर इनका क्रिस्टलीकरण करके और जो यौगिक बनेगा उसको खाने पर आपकी मृत्यु नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें साइनाइड आयन नहीं है। साइनाइड आयन फ्री होता तो ये फिर क्या करता, जहर का काम करता। लेकिन अभी ये पानी के अंदर कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में ही होता है, ये आयनों में
नहीं टूटता है। तो पोटेशियम साइनाइड विष की तरह काम करेगा, फेरस साइनाइड विष की तरह काम करेगा, लेकिन पोटेशियम हेक्सासाइनाइड होता है, ये विषैला नहीं होता है। इसका कारण है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के कारण, संकुल यौगिक बनने के कारण। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल यौगिक भी एक प्रकार का योगात्मक यौगिक ही है। इसको भी हम एडिशन कंपाउंड ही बोलेंगे। इसमें भी दो लवणों का योग हुआ है, लेकिन कंडीशन एक फिक्स है इसकी कि ये जलीय विलयन में अपने संपूर्ण आयनों में नहीं टूटता है। जो बड़े कोष्टक में आ जाएगा वो आयन अलग अलग नहीं होंगे। तो इस प्रकार के लवणों को हम बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक। और इस लेसन के अंदर हम उपसह संयोजक यौगिकों के बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं उपसह संयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अभी जैसे मैंने उपसह संयोजक यौगिक लिखा, तो आपको पता होना चाहिए कि इस उपसह संयोजक यौगिक के अंदर क्या क्या है। जैसे CrH2O का होल 4 Cl2Br, ये संकुल यौगिक लिखा हमने। दूसरा लिखा जैसे मान लो K4, अभी जो लिखा था K4FeCN का होल 6, ये संकुल यौगिक है। अब इस संकुल यौगिक में किसको किस नाम से पुकारते हैं वो देखते हैं। तो संकुल यौगिकों से संबंधित कुछ परिभाषाएं लेते हैं। सबसे पहले तो बात करें इसमें केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु भी कह सकते हैं, सेंट्रल मेटल भी लिखते हैं इसको, केंद्रीय धातु आयन। अब इसमें केंद्रीय धातु आयन कौन सी है? आयरन है। कैसे? ये केंद्र में है, दोनों के बीच में है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजक यौगिक। अब एक उपसह संयोजक बंध नाम सुना होगा, क्या होता है उपसह संयोजक बंध? ऐसा बंध जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं। एक तो सह संयोजक बंध पढ़ा था जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, और एक उप सह संयोजक बंध पढ़ा था जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं। तो अब यहां पर उप सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु देगा। अब किसको देगा? एक ही परमाणु दो इलेक्ट्रॉन देगा बंध बनाने के लिए। किसको देगा? जिसके पास में रिक्त कक्षक हो, रिक्त कक्षक हो उसी को तो इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। अब वो रिक्त कक्षक यहाँ पर संकुल यौगिक में होते हैं Fe के पास, डी ब्लॉक एलिमेंट के पास, डी ब्लॉक के तत्वों के पास में रिक्त कक्षक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेते हैं। तो संकुल यौगिक में उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए जो धातु अपने रिक्त कक्षक प्रदान करती है उसी को कहते हैं केंद्रीय धातु। इसकी डेफिनेशन को डिटेल से देखेंगे। दूसरे नंबर की परिभाषा आती है इसमें लिगेंड। लिगेंड कौन से होते हैं? अब अभी हमने क्या परिभाषा पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और एक इलेक्ट्रॉन युग्म को लेता है। तो संकुल यौगिक में उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए जो अणु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसको कहते हैं हम लिगेंड। इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले को क्या कहेंगे? लिगेंड। और इलेक्ट्रॉन युग्म जो लेता है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु। दूसरा देखिए, तीसरी परिभाषा रहेगी इसमें समन्वय मंडल। समन्वय मंडल यानी जो केंद्रीय धातु है और लिगेंड है, इन दोनों को बड़े कोष्टक में लिखा जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में उपसह संयोजक बंध बन जाएगा। उपसह संयोजक यौगिकों में उपसह संयोजक बंध बनता है। बनता किसके बीच में है? केंद्रीय धातु और लिगेंड के बीच में।
और उप सहसंयोजक बंध बनने के बाद में इनको एक बड़े कोष्टक में लिखा जाता है जिसे समन्वय मंडल कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें देखो यहाँ पे ये जो क्रोमियम है, ये क्रोमियम क्या है, बड़े कोष्टक में लिखी गई है, बड़े कोष्टक में है ना क्रोमियम। और बड़े कोष्टक में क्या लिखे जाते हैं, केंद्रीय धातु और लिगेंड। बताओ ये केंद्रीय धातु है या लिगेंड है, केंद्रीय धातु। धातु में इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति तो होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजक बंध नहीं बना सकता है। धातु जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें रिक्त डी कक्षक पड़े रहते हैं, तो उन रिक्त डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्रोमियम को कहेंगे केंद्रीय धातु, सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु आयन। दूसरे नंबर पे इस बड़े कोष्टक में केंद्रीय धातु के अलावा और क्या लिखे होते हैं, लिगेंड लिखे हुए रहेंगे। तो बताओ इसमें लिगेंड कौन कौन है, एक तो जल जिसको एक्वा कहते हैं, और एक कौन है क्लोराइड। इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, लिगेंड कहते हैं। अरे बात समझ में आई क्या, केंद्रीय धातु कौन सी होगी, जो उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए अपने रिक्त कक्षक प्रदान करती है। और लिगेंड कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। इन दोनों को एक बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं समन्वय मंडल, समन्वय मंडल। और बड़े कोष्टक के बाहर जो लिखे होंगे उनको हम बोलेंगे आयन मंडल या सरल आयन, आयन मंडल। आयन मंडल, तो इस फर्स्ट में बताओ आयन मंडल कौन सा है, ब्रोमाइड, बीआर, बीआर है ना। यही तो आयनों में टूटेगा, जो आयनों में टूट जाएगा उसको हम आयन मंडल कहेंगे, जो आयनों में टूट जाएगा उसको किस नाम से जानेंगे, आयन मंडल के नाम से। तो इसके अंदर बीआर कैसा होगा, आयन मंडल। देखो इसके अंदर बताओ, देखिए केंद्रीय धातु कौन सी है, केंद्रीय धातु तो Fe, आयरन। लिगेंड कौन सा है इसमें, Cn, ये लिगेंड है। और सिंपल आयन कौन सा है, पोटेशियम, के प्लस साधारण आयन या आयन मंडल है। और समन्वय मंडल कहेंगे इस पूरे को, यहां से लेकर ये जो हमने गोला बनाया है इसको पढ़ते हैं हम समन्वय मंडल। बता दोगे इतने, केंद्रीय धातु कौन सी होगी, उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए अपने रिक्त कक्षक प्रदान करती है। लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजक बंध बनाता है, समन्वय मंडल। लिगेंड और केंद्रीय धातु को एक बड़े कोष्टक में लिखते हैं, बड़े कोष्टक को गुरु कोष्टक भी बोलते हैं, गुरु कोष्टक बड़ा कोष्टक है ना, उसको समन्वय मंडल कहते हैं। और समन्वय मंडल के बाहर जो आयन होते हैं उनको आयन मंडल कहते हैं। अब बात करते हैं हम लिगेंड के प्रकार और देखते हैं लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। लिगेंड के प्रकार, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड अलग अलग प्रकार के होते हैं। परिभाषा समझ में आई लिगेंड की परिभाषा, कौन से होंगे लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं और केंद्रीय धातु से बंध बना लेते हैं उनको हम कहते हैं लिगेंड। अब दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी कितने परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, उन परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार पढ़ेंगे ना। दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर सबसे पहले एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड, वे लिगेंड जिनमें एक ही दाता परमाणु होता है, यानी केंद्रीय
धातु से एक उपसह संयोजक बंध बनाने की क्षमता रखते हैं, जो केंद्रीय धातु से एक उपसह संयोजक बंध बनाने की क्षमता रखते हैं, उनको एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। केंद्रीय धातु से एक उपसह संयोजक बंध, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। गाने कहाँ चल रहे हैं? केंद्रीय धातु से एक उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, यानी जिनमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होती है। अब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो उदासीन लिगेंड देखते हैं। उदासीन लिगेंड जैसे H2O। अब यहां पर ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये क्या अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है क्या किसी को? बताओ कितने परमाणु है इसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है? याद रखना, उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए एक परमाणु के द्वारा एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है, चाहे उसके पास में दो तीन कितने ही इलेक्ट्रॉन युग्म क्यों ना हो। बंध बनाने के लिए वो एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म को देगा, उपसह संयोजक बंध बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में उसकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखेंगे उनको एक दंतुक लिगेंड कहेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकता है ना, और देगा किसको? केंद्रीय धातु को। तो जिनमें एक ही दाता परमाणु होते हैं उन्हें एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। बताओ इसमें दाता परमाणु कौन है? दाता परमाणु, दाता परमाणु इसमें ऑक्सीजन है और उदासीन है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है जल के ऊपर। दाता परमाणु ऑक्सीजन है। दूसरा देखें हम, NH3 अमोनिया, अमोनिया पर एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर लोन पेयर होने के कारण यह भी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह व्यवहार करता है। दाता परमाणु कितने हैं इसमें? नाइट्रोजन है ना, तो जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। यहाँ पे दाता परमाणु नाइट्रोजन। अब इसको कहते क्या है? इसका अगर हम संकुल यौगिकों में नाम पढ़ते हैं तो जल को कहा जाता है एक्वा। जल का नाम होगा एक्वा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को बोलोगे, जल को बोलोगे, तो वहां पे जल नहीं बोलना है, इसका नाम होता है उस यौगिक में एक्वा। और NH3 को अमोनिया नहीं बोलते हैं, NH3 को संकुल यौगिकों में पढ़ा जाता है एमीन। संकुल यौगिक के अंदर NH3 को क्या पढ़ेंगे? एमीन। फिर बात करें CO, इसमें याद रखना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होते हैं, तो इसके अंदर जो कार्बन परमाणु होता है वो कार्बन परमाणु ही इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह व्यवहार करता है। कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह व्यवहार करेगा। तो दाता परमाणु कौन हो गया इसमें? कार्बन। इसको कहते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल कहते हैं। ये उदासीन लिगेंड होते हैं।
इन पे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। फिर देखें कुछ ऋणावेशित लिगेंड भी होते हैं जिन पे ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ऋणावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड एक दंतुक बता रहा हूं मैं अभी आपको, जिनमें एक ही बंध बनाने की क्षमता होती है, जैसे Cl माइनस। जिसके ऊपर माइनस आ जाएगा वो भी तो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखते हैं माइनस वाले भी। तो जिनके ऊपर माइनस होता है वो भी लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं, वो भी उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। अब यहाँ पे Cl के ऊपर माइनस है तो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता ही लिगेंड कहलाता है। अब इसमें दाता परमाणु कितने हैं? एक ही तो है, क्लोरीन Cl एक ही तो है। तो एक दंतुक लिगेंड होगा, इस पर आवेश कितना है? आवेश कितना है? -1। और जब संकुल यौगिक में इसका नाम पढ़ते हैं तो Cl को बोलते हैं क्लोरो, या इसको आप क्लोरिडो भी पढ़ सकते हो, क्लोरिडो, क्लोरो भी कह सकते हैं और क्लोरिडो भी कह सकते हैं। Cl माइनस, Pr, F माइनस, Pr माइनस, I माइनस, सेम इसी प्रकार के हैं। हेलोजन फैमिली के नेगेटिव आयन है, फ्लोराइड पे भी माइनस है, ब्रोमाइड पे भी माइनस है, आयोडाइड पे भी माइनस है। तो इन सभी के ऊपर -1 है। जिनके ऊपर माइनस होता है वो भी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता लिगेंड एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे, क्योंकि एक परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। फ्लोरो, एफ को बोलते हैं फ्लोरो या फ्लोरिडो, Pr को कहते हैं ब्रोमो, आई को बोलते हैं आइडो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, है ना, ये इनके नाम है। जब हम संकुल यौगिकों के नोमेनकल्चर को पढ़ेंगे, उनके नामकरण को पढ़ेंगे, तो वहां पे नाम लिखते समय इन्हीं शब्दों को यूज में लेंगे। फिर देखें आगे, Cn माइनस। अब Cn माइनस की कहानी कुछ अलग है। देखो, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है और कार्बन पे माइनस होता है, क्योंकि इसके ऊपर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। Cn माइनस में एक्चुअली में माइनस किसके ऊपर होता है? कार्बन के ऊपर। अब इसमें कार्बन परमाणु भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है, यानी इसमें दाता परमाणु 2 है, लेकिन एक समय में एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। अगर कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है तो नाइट्रोजन परमाणु बंद नहीं बनाएगा, और नाइट्रोजन बंद बना लेता है तो कार्बन नहीं बनाएगा। यानी या तो Cn हो सकता है या Nc हो सकता है। अगर N बंद बना लेगा तो Nc, और C बना लेगा तो Cn। यानी ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं उभय दंतुक लिगेंड, जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं पर बंध एक ही परमाणु के द्वारा बनाया जाता है। अब बंध तो एक ही परमाणु बनाएगा तो कहेंगे तो हम इसको एक दंतुक लिगेंड ही, एक ही है ना इसमें दाता परमाणु, तो Cn माइनस चार्ज होगा और इसको पढ़ते हैं साइनो। Cn को क्या पढ़ेंगे? साइनो। Cn होता है साइनो। दूसरा देखें, अगर हम NO2 माइनस, चार्ज तो इसके ऊपर भी माइनस होता है। अब इस नाइट्रो का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी संरचना देखें, तो N डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के पांचों इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे रहेंगे? 1 2 3 4 और 5। अब बताओ नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर होगा ना नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह काम करेगा, ऑक्सीजन परमाणु भी और नाइट्रोजन परमाणु भी। लेकिन जब दो पास पास के कार्बन परमाणु ही इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह व्यवहार करते हैं, उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, तो उस समय एक ही परमाणु दे सकता है, या तो नाइट्रोजन देगा या फिर ऑक्सीजन देगा। ठीक है, या तो यहाँ पे नाइट्रोजन देगा या फिर ऑक्सीजन देगा। देखो इसके अंदर आप और देख सकते हो थोड़ा सा, यहाँ पे Nc भी लिख सकते हो इसको, माइनस आवेश होगा। भाई या तो नाइट्रोजन दे सकता है या कार्बन दे सकता है ना, अभी Cn में हमने पढ़ा।
उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, नाइट्रोजन परमाणु भी दे सकता है। कार्बन देगा तो उसको साइनो कहेंगे और नाइट्रोजन देगा तो इसको पढ़ेंगे हम आइसोसाइनो। यहां पर इसको पढ़ा जाएगा आइसोसाइनो। अब यहां पे देखो, अगर नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है NO2 माइनस, अगर इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन हो, आवेश तो माइनस एक ही रहेगा, दाता परमाणु नाइट्रोजन हो तो इसको पढ़ेंगे नाइट्रो एन। और ऑक्सीजन परमाणु लिखने में तो ऐसे ही लिख सकते हो या ONO भी लिखते हैं। यहां पर दाता परमाणु इसमें होगा ऑक्सीजन। तो जब दाता परमाणु ऑक्सीजन होता है तो इसको पढ़ा जाएगा नाइट्रो ओ। तो ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु से एक उपसह संयोजक बंध बनाते हैं उनको हम बोलते हैं एक दंतुक लिगेंड। देखो आगे, द्विदंतुक लिगेंड। दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर ही तो हम लिगेंड का वर्गीकरण कर रहे हैं। जो एक बंध बनाएगा उसको एक दंतुक लिगेंड, जो केंद्रीय धातु से दो बंध बनाएगा उसको द्विदंतुक लिगेंड, है ना। तो अब बात करते हैं द्विदंतुक लिगेंड की। द्विदंतुक लिगेंड वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं। कितने दाता परमाणु होंगे इसमें? दाता परमाणु दो, यानी केंद्रीय धातु से दो उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। ऐसा यौगिक जिसमें दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हो। उदाहरण के लिए हम देखें, एथिलीन ग्लाइकोल, या इसको हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर लिखते हैं, द्विदंतुक लिगेंड। कितने दाता परमाणु होंगे इसमें? दो दाता परमाणु होते हैं ना। दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होगी इसमें? दो। उदाहरण देखें इसका, एथिलीन डाई एमीन। एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन होता है CH2CH2, इसको बोलते हैं एथिलीन। और दोनों के ऊपर NH2 जुड़ा होगा तो इसको बोलेंगे एमीन, एथिलीन डाइएमीन, जिसको शॉर्ट में लिखा जाएगा EN। संकुल यौगिकों के अंदर एथिलीन डाइएमीन इतना बड़ा नाम नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, केवल EN लिखा हुआ मिलेगा। तो एथिलीन डाइएमीन को जब यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो वहां पे आपको EN मिलेगा। EN को क्या कहते हैं? एथिलीन डाइएमीन। अब यहां पर नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर भी लोन पेयर है। तो ये नाइट्रोजन परमाणु भी केंद्रीय धातु को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है और ये नाइट्रोजन परमाणु भी केंद्रीय धातु को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन देकर केंद्रीय धातु के साथ उपसह संयोजक बंध बना लेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस केंद्रीय धातु से उपसह संयोजक बंध बना लेंगे। तो ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं उनको क्या पढ़ते हैं? द्विदंतुक लिगेंड। एथिलीन डाइएमीन एक द्विदंतुक लिगेंड होता है। अगर इस पे चार्ज की बात करें, आवेश की बात करें, तो एथिलीन डाइएमीन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? कितना आवेश होता है? 0। उदासीन है ना ये, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश थोड़ी आएगा एथिलीन डाइएमीन के ऊपर, तो ये एक प्रकार का उदासीन लिगेंड है। इसके अंदर दाता परमाणु होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों ही नाइट्रोजन परमाणु है दाता परमाणु इसमें। तो दो दाता परमाणु होते हैं उनको द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। एथिलीन डाइएमीन। दूसरा एग्जांपल देखे, ऑक्सीलेटो।
ऑक्सीलेटो है ना, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकंड एग्जाम्पल है। ऑक्सीलेटो जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है OX, इसका सूत्र होता है C2O4 नेगेटिव, ऑक्सीलेटो। ऑक्जेलिक अम्ल से बना हुआ है ये, ऑक्जेलिक अम्ल COOH, COOH, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल जब अपने दोनों H को, इसमें दो अम्लीय हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी निकल जाए, ये हाइड्रोजन भी निकल जाए, तो बचेगा क्या? C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये दो H+ दे देता है। तो अगर ऑक्जेलिक अम्ल में से दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो दो ऑक्सीजन परमाणु पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, C2O4 2-, दो कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है जिनके ऊपर माइनस का 2 चार्ज है, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो। अब ऑक्सीलेटो के अंदर देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, तो यहां पर जो डबल बॉन्ड से जुड़ गया है, डबल बॉन्ड से, पाई बॉन्ड से, उसकी उपसह संयोजक बंध बनाने की क्षमता ना के बराबर रहती है। तो यहां पर ये ऑक्सीजन परमाणु होगा, वो केंद्रीय धातु को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, एम का मतलब सेंट्रल मेटल है, केंद्रीय धातु है, कोई सी भी हो सकती है, डी ब्लॉक का कोई सा भी तत्व हो सकता है। तो यहां पर ये ऑक्सीजन परमाणु भी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर इस मेटल से बॉन्ड बनाएगा, और ये ऑक्सीजन परमाणु भी इस मेटल से बॉन्ड बनाएगा। बताओ ऑक्सीलेटो ने केंद्रीय धातु को कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दिए? तो जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसको हम द्विबंधुक लिगेंड कहते हैं। बताओ आवेश कितना है इसके ऊपर? अगर हम चार्ज की बात करें, आवेश की बात करें, तो इसके ऊपर आवेश कितना होता है? -2, नेगेटिव के 2 होंगे, -2 होगा। और दाता परमाणुओं की बात करें तो इसमें दाता परमाणु कौन कौन से होते हैं? दोनों ही ऑक्सीजन परमाणु, द्विबंधुक लिगेंड के अंदर यहाँ पे दोनों ही ऑक्सीजन परमाणु दाता परमाणु होते हैं, ऑक्सीलेटो। पिछली बार सीयूटी के अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा द्विबंधुक लिगेंड है, वहां पे ऑप्शन था ऑक्सीलेटो। क्वेश्चन इसके अंदर किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, जैसे इस पे चार्ज कितना होता है, इसमें दाता परमाणु कौन कौन से हैं, इसमें डोनर एटम है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले कितने परमाणु है, एक दंतुक द्विदंतुक लिगेंड कौन से हैं। तो आपको जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ अच्छी तरह से पता होने चाहिए, द्विदंतुक लिगेंड कौन सा है, एक दंतुक लिगेंड कौन सा है। तो एक तो एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुक लिगेंड है, एक है ऑक्सीलेटो, एक इसमें आता है ग्लाइसिनेटो, GLY, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है। तीसरे नंबर का एग्जाम्पल है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो जिसको शॉर्ट में लिखते हैं GLY। अपने एमिनो एसिड पढ़े हैं, एमिनो अम्ल, तो एक नाम सुना होगा ग्लाइसिन। एमिनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक। तो अनावश्यक एमिनो अम्लों में ग्लाइसिन पड़ा है, जिसका सूत्र क्या होता है? NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन में से अगर H निकल जाए, ग्लाइसिन में एक H होता है, अम्लीय हाइड्रोजन होता है, इसमें अम्लीय हाइड्रोजन होता है, अगर ये हाइड्रोजन निकल जाता है तो बचता है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, H+ होने पे, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, शॉर्ट में लिखा जाता है GLY। ग्लाइसिनेटो को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? GLY। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाए हम, CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब इसमें दाता परमाणु देखो, एक तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो ये सेंट्रल मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बना सकता है। और दूसरा देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर भी लोन पेयर है, लोन पेयर है ना इसके ऊपर भी, तो ये भी इस सेंट्रल मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बना सकता है।
तो यहाँ पर ग्लाइसिनेटो भी एक द्विदंतुक लिगेंड है। ये भी केंद्रीय धातु से दो उपसह संयोजक बंध बनाने की क्षमता रखता है, ग्लाइसिनेटो GLY। अगर इसके ऊपर आवेश की बात की जाए कि ग्लाइसिनेटो के ऊपर आवेश कितना होता है, -1। और दाता परमाणु पूछा जाए, दाता परमाणु कौन कौन से हैं जो कि केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। तो यहाँ पे दाता परमाणु कौन कौन से होंगे, एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। उस द्विदंतुक लिगेंड का नाम बताइए जिसमें दो अलग अलग दाता परमाणु है। एथिलीन डाइएमीन के अंदर तो दोनों नाइट्रोजन परमाणु थे, ऑक्सीलेटो के अंदर दोनों ऑक्सीजन परमाणु, लेकिन ग्लाइसिनेटो के अंदर एक तो नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है और एक ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। ठीक है, अब देखो आगे के लिगेंड हम कल की क्लास में लेंगे। अब